नमस्कार मित्रों, कैरियर पाथ जी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय शिक्षा नीति की, भारतीय शिक्षा नीति 2020 की। इससे पूर्व हम भारतीय शिक्षा प्रणाली के क्रमिक विकास को जान लेते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक भारत शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है, लेकिन बीच का दौर ऐसा भी आया कि जहां गुलामी के कारण और भेदभाव या मतभेद की नीति के कारण, फूट डालो राज्य करो के तंत्र के कारण शिक्षा व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिससे भारत की जो सांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली है वह चरमरा गई। अन्यथा देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम शिक्षा में अग्रणी रहा और उसने चहुं ओर शिक्षा का प्रसार किया। देश ही नहीं, दुनिया में उस समय नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है। आज 34 सालों के इंतजार के बाद भारत को नई शिक्षा नीति मिली। अब इस शिक्षा नीति से पूर्व यदि हम बात करें, जो पहले की जो शिक्षा थी उसमें सबसे पहला चरण था परंपरावादी शिक्षा का। परंपरावादी जो शिक्षा थी, शुरुआती दौर में भारत में ब्राह्मण वर्ग शिक्षा देते थे। मुगलों के समय में शिक्षा संभ्रांतवादी विचारधारा के अधीन हो गई थी और ब्रिटिश शिक्षा तंत्र में अमीरों को शिक्षा के चलन को ब्रिटिश शासन ने और समर्थन दिया। ब्रिटिश शासन ने आधुनिक राज्य, अर्थव्यवस्था और आधुनिक शिक्षा तंत्र को बढ़ावा दिया। नेहरू युग आया और उस समय 19वीं सदी के शुरुआती दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा का नारा दिया। बेहतर शिक्षा के लिए देश में IIM और IIT जैसे उच्च शिक्षण व तकनीकी संस्थाओं की नेहरू जी ने परिकल्पना की। फिर इसके बाद 1964 में कोठारी आयोग आया। कोठारी समिति DS कोठारी जी के नेतृत्व में कोठारी समिति बनाई गई और देश के चहुमुखी विकास के लिए निःशुल्क शिक्षा और 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कटिबद्धता दिखाई गई। भाषाओं को और भी विकसित करने के लिए और विज्ञान की पढ़ाई को इस चरण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। फिर इसके बाद 1986 में देश को मिली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राजीव गांधी जी ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इस नीति ने भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार किया। वैसे भी यदि गौर किया जाए तो भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है, जिसमें 1028 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 कॉलेज हैं, 14 लाख स्कूल हैं और 33 करोड़ विद्यार्थी इसमें शामिल हैं। तो एक बहुत बड़ी शिक्षा व्यवस्था यहाँ की है, शिक्षा प्रणाली यहाँ की है। अब बात करते हैं एक मिशन चला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो 1987 से 88 में लगातार चलता रहा यह अभियान। इसका उद्देश्य प्राइमरी स्कूलों में विभिन्न संस्थानों को बढ़ाना था। 1987 में शिक्षकों की शिक्षा पर जोर दिया गया। इसके तहत शिक्षकों की शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाने के लिए संसाधन मुहैया कराए गए। साथ ही साथ 1995 में इसके बाद प्राइमरी स्कूलों में उपस्थिति और संख्या को बढ़ाने के लिए ताजा पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जाने लगा। 2000 ईस्वी में सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक
शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से आंदोलन छेड़ा गया। यह आंदोलन था सबको शिक्षा। 2001 में देश में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा लेने को मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया। बाद में इसे कानूनी जामा भी पहनाया गया। तो ये 1986 में जो मसौदा शिक्षा नीति का तैयार हुआ था, उसमें 1992 में संशोधन किया गया था। एनपीई 1986 में कार्यान्वयन के बाद 3 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। इस अवधि के दौरान हमारे देश, समाज, अर्थव्यवस्था और दुनिया में बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। हम जिस तरह से रहते हैं, काम करते हैं और देश व दुनिया भर में सूचना और ज्ञान के आसान प्रवाह के साथ एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, उन्हें नई तकनीकों ने परिवर्तित कर दिया है। ये कहा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने। भारतीय शिक्षा जो नीति है, भारतीय शिक्षा जो प्रणाली है, जो बहुत बड़ी प्रणाली है, उसमें नवाचार वैश्विक नेतृत्व के मूल में है। यह इस संदर्भ में है कि शिक्षा क्षेत्र को 21वीं सदी की मांगों और लोगों व देश की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाए। तो ये भारतीय जो नई शिक्षा नीति है वह इसी उद्देश्य को लेकर चली है। और गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान ऐसे स्तंभ है जिन पर भारत को वैश्विक ज्ञान प्रणाली में अपना स्थान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट के माध्यम से नई शिक्षा नीति के 5 स्तंभों का उल्लेख किया। उसमें पहला स्तंभ है एक्सेस, यानी सब तक पहुंच। दूसरा स्तंभ है इक्विटी, यानी भागीदारी। तीसरा स्तंभ है क्वालिटी, यानी गुणवत्ता। और चौथा स्तंभ है अफोर्डेबिलिटी, यानी किफायत। और 5वां स्तंभ है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। तो ये सभी सब तक पहुंच, भागीदारी, गुणवत्ता, किफायत, जवाबदेही, ये शिक्षा के 5 स्तंभ प्रधानमंत्री जी ने बताए और वाकई ऐसा होना भी चाहिए था। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो वैश्विक दौर में नवाचार की बात हो, 21वीं सदी की आवश्यकताएं हों, इन सब को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति बनाने के लिए परामर्श जो प्रक्रिया है वो जनवरी 2015 से ही शुरू की गई थी। सबसे पहले ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक, जमीनी स्तर पर यह विचार विमर्श चलता रहा और परामर्श लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 खंड, 6,000 शहरी स्थानीय निकायों, 676 जिलों और 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एक व्यापक समयबद्ध भागीदारी नीचे से ऊपर परामर्श प्रक्रिया मई 2015 से अक्टूबर 2015 के बीच की गई। इस दौरान माईगोव पोर्टल के माध्यम से भी विस्तृत चर्चा की गई। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व मंत्रिमंडल सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को प्रस्तुत की थी। इसके बाद प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 24 जून 2017 को सरकार ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों को DNEP 2019 पर DNEP ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 पर उनके विचारों और टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखे गए।
प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त लगभग 2 लाख सुझावों, एक तकनीकी सचिवालय और NCERT द्वारा विश्लेषण किया गया था। और इसके बाद कहीं जाकर जब विचार हुआ, उसके बाद स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए गठित 2 समितियों ने तकनीकी सचिवालय और NCERT द्वारा सुझावों पर प्रस्तुत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की जांच की। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने से पहले मंत्रालय द्वारा प्रारूप NEP 2019 और उस पर प्राप्त सुझावों, विचारों और प्रतिक्रियाओं का गहन और व्यापक परीक्षण किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी देने के लिए है, जिसे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति द्वारा तैयार किए गए प्रारूप NEP 2019 और उस पर प्राप्त हितधारकों की प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों के आधार पर तैयार किया गया। NEP 2020 को पहुंच, समता, गुणवत्ता, जवाबदेही और वहनीयता के आधारभूत स्तंभों पर बनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय लोकाचार में निहित एक वैश्विक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली के निर्माण की परिकल्पना करती है और इन सिद्धांतों के साथ संरेखित है ताकि भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके। 1985 में राजीव गांधी जी ने मंत्रालय का नाम बदला था, जिसका नाम रखा गया था केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की सिफारिश इस समय की गई है। और 1985 में राजीव गांधी सरकार के दौरान शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था। अब पुनः ये शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। अब सीधी बात करते हैं कि आज जो नई नीति हमारे सामने है शिक्षा की, उसमें क्या खासियत है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहली बात है स्कूली शिक्षा से, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा है, देखभाल शिक्षा जिसे नाम दिया गया है। तो ये नीति शुरुआती वर्षों की जरूरतों पर जोर देती है और निवेश में पर्याप्त वृद्धि और नई पहलों के साथ 3 से 6 साल के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये लक्षित है। 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की जरूरतों को आंगनबाड़ियों की वर्तमान व्यवस्था द्वारा पूरा किया जाएगा और 5 से 6 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी या स्कूल प्रणाली के साथ खेल आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से, जिसे NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा, सहज व एकीकृत तरीके से शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसके सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अब जो नई शिक्षा नीति का फॉर्मूला है उसे भी हम समझ लेते हैं। नई शिक्षा नीति का जो फॉर्मूला है, पहले 10+2 चलता था, अब है 5+3+3। ये वाला फॉर्मूला है और +4 इसे हम कह सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति का फॉर्मूला है। तो नई शिक्षा नीति के फॉर्मूले के अनुसार यदि देखें, जो 5+3+3+4 वाली जो व्यवस्था अब चलेगी, उसमें जो पहली अवस्था है, जो 5 वाली अवस्था है, उसमें 3 साल प्री स्कूल है और 2 साल पहली दूसरी कक्षा तक की पढ़ाई है। ये हुई हमारी 5 साल।
पहले प्री स्कूल यानी प्रारंभिक स्कूल, फिर 2 साल पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई, फिर इसके बाद +3 यानी तीसरी, चौथी और 5वीं की पढ़ाई, फिर +3 यानी 6ठी, 7वीं और 8वीं की पढ़ाई, और फिर 4 यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई। और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं यथावत होती रहेंगी, ये भी इसमें कहा है। और साथ ही साथ तो इसके दूसरे चरण को समझते हैं। दूसरा जो चरण है वो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। मूलभूत साक्षरता और मूल्य आधारित शिक्षा के साथ संख्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राथमिकता पर एक राष्ट्रीय साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन स्थापित किया जाएगा। कक्षा 1 से 3 में प्रारंभिक भाषा और गणित पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। NEP 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 3 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद आती है बात, तीसरा जो चरण है पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र। मस्तिष्क विकास और अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए एक नई विकास उपयुक्त पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना, जो अभी बताया हमने कि 5+3+3+4 डिजाइन पर विकसित की गई है, पाठ्यक्रम लचीलेपन पर आधारित होगा ताकि विद्यार्थियों को अपने सीखने की गति और कार्यक्रमों को चुनने का अवसर मिले और इस तरह जीवन में अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार वे अपने रास्ते चुन सकेंगे। कला और विज्ञान पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियां, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच में कोई भेद नहीं होगा ताकि सभी प्रकार के ज्ञान की महत्ता को सुनिश्चित किया जा सके और सीखने के अलग अलग क्षेत्रों के बीच की हानिकारक पदानुक्रमों को और उनके बीच के परस्पर वर्गीकरण या खाई को समाप्त किया जा सके। इस तरह स्कूल में व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के एकीकरण के साथ सभी विषयों, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, भाषा, खेल, गणित इत्यादि पर समान जोर दिया जाएगा। फिर इसके बाद है बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर जोर। कम से कम कक्षा तक, लेकिन कक्षा 8 और उसके आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। उच्चतर शिक्षा की बात करें तो उच्चतर शिक्षा में वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर कम से कम 50% तक पहुंचाना है। समग्र बहुविषयक शिक्षा नीति में विज्ञान, कला, मानविकी, गणित और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए एकीकृत व श्रम साध्य ज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर एक व्यापक व बहु अनुशासनिक समग्र कला शिक्षा की परिकल्पना की गई है। इसमें कल्पनाशील और लचीली पाठ्य संरचना, अध्ययन का रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण के साथ कई प्रवेश निकास हेतु अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। फिर इसके बाद आता है अभिशासन। प्रत्यायन के आधार पर संस्थागत शासन की शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता परिकल्पित है, जिसमें प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में एक स्वतंत्र शासक बोर्ड होगा। इसे थोड़ा और समझते हैं कि लगभग 15,000 बड़े बहुविषयक संस्थानों में 800 विश्वविद्यालयों
और 40,000 कॉलेजों का एकीकरण होगा। अनुसंधान विश्वविद्यालय अनुसंधान और शिक्षण पर समान ध्यान केंद्रित किया जाएगा और शिक्षण विश्वविद्यालय अनुसंधान के साथ शिक्षण पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा। स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज शिक्षण पर विशेष ध्यान होगा और सभी HEI विषयों और क्षेत्रों में शिक्षण कार्यक्रमों के साथ बहुविषयक संस्थान बनने के लिए वंचित भौगोलिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्याप्त सार्वजनिक निवेश और मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार संस्थागत पुनर्गठन और समेकन यहाँ पर होगा। मिशन नालंदा समान क्षेत्रीय वितरण के साथ 2030 तक कम से कम 100 टाइप 1 और 500 टाइप 2 HEI कार्य करते हैं और MT यानी मिशन तक्षशिला 2030 तक हर जिले में कम से कम एक उच्च गुणवत्ता वाले HEI की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य। तो अब विनियमन की बात करते हैं। उच्चतर शिक्षा की प्रोन्नति हेतु एक व्यापक सर्वसमावेशी अम्ब्रेला निकाय होगा जिसके अंतर्गत मानक स्थापन, वित्त पोषण, प्रत्यायन और विनियम के लिए स्वतंत्र इकाइयों की स्थापना की जाएगी। हित के टकराव को खत्म करने व वित्तीय सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक प्रकटन सुनिश्चित करने हेतु विनिमय होगा जिसमें निरीक्षक शासन के बजाय पारदर्शी आत्म प्रकटीकरण एक मानक होगा। विनियामक निकाय प्रौद्योगिकी के माध्यम से फैसले से विनियमन का कार्य करेगा और उसके पास मापदंड अथवा मानकों के विपरीत संचालित उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त होंगी। सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर नियमन, प्रत्यायन, फंडिंग व शैक्षणिक मानकों संबंधी मानदंड समान रूप से लागू किए जाएंगे। ये भी इसका एक पक्ष है। फिर इसका चरण लेते हैं मुक्त और दूरस्थ शिक्षा। इसका विकास किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा जिसके माध्यम से सकल नामांकन अनुपातकों को 50% तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। ऑनलाइन कोर्स एवं डिजिटल के लिए वित्त पोषण, बेहतर छात्र सेवाओं, मूक की क्रेडिट आधारित मान्यता आदि उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि यह भी उच्चतम गुणवत्ता वाले नियमित कक्षा आधारित कार्यक्रमों के समान हो। तो इस प्रकार मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। फिर बात आती है शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, जो नई शिक्षा नीति में एक नया पहलू है कि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण संस्थागत सहयोग व छात्र और संकाय गतिशीलता के माध्यम से किया जाएगा। शीर्ष वैश्विक रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों को परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा, सभी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी। एकल तकनीक, स्वास्थ्य विज्ञान, विधि और कृषि विश्वविद्यालय अथवा अन्य विषयों के विश्वविद्यालय बहुविषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे। वोकेशनल शिक्षा समस्त प्रकार की शिक्षा का एक अभिन्न अंग होगी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक 50% छात्रों को वोकेशनल शिक्षा प्रदान करना भी है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अनुसंधान और नवाचार को उत्प्रेरित और विस्तारित करने के लिए देश भर में एक नई इकाई स्थापित की जाएगी। शिक्षा में प्रौद्योगिकी अधिगम, मूल्यांकन, योजना व प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपायों व विचारों के निशुल्क आदान प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा। कक्षा प्रक्रिया में सुधार, शिक्षकों के समान व्यावसायिक विकास का समर्थन,
वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक योजना प्रशासन तथा प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण किया जाएगा। तो इस प्रकार हमने नई शिक्षा नीति के विषय में जाना और साथ ही शिक्षा के बजट की बात करें तो 2020 में जो शिक्षा क्षेत्र के लिए जो बजट है वो 99,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे पूर्व पिछले साल 94,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति देश में एक नई पहल है, नई शुरुआत है और यह भविष्य के लिए कारगर साबित होगी। नए मार्ग खुलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। आपको यह अंक कैसा लगा इसके विषय में अवश्य लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। धन्यवाद।